एक ही सर्वे की भूमि के दो अलग अलग कब्जेदार, क्रेता भी कब्जेदार और विक्रेता भी कब्जेदार। तहसीलदार का अलग और कलेक्टर का अलग कब्जेदार। तहसीलदार का जो कब्जेदार है वो क्रेता है और कलेक्टर का जो कब्जेदार है वो विक्रेता है। न्यायालयीन धोखाधड़ी है या साइलेंट पार्टनरशिप? राजस्व विभाग के जिम्मेदार लोग क्या भूमाफिया के साथ साइलेंट पार्टनरशिप रखे हुए हैं? क्रेता के नाम नामांतरण कॉलोनी काटने के पश्चात भी विक्रेता बना हुआ है उच्च न्यायालय में कब्जेदार। न्यायालयीन धोखाधड़ी में तहसीलदार और कलेक्टर नीमच दोनों ही शामिल। यहां पर देखिए, वाद प्रकरण लगाया गया, वादी ये लोग थे, उनके पक्ष में फैसला दिया गया, न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया। उसके बाद अपील लगाई गई, अपील वादी के पक्ष में पारित हुई। इस प्रक्रिया में भूमि विक्रय कर दी गई। वादियों द्वारा, प्रतिवादियों द्वारा भूमि का विक्रय तक कर दिया गया और जब विक्रय किया गया, उसके विक्रय करने के पश्चात जब यह अपील निरस्त हुई तो हाईकोर्ट में वापस विक्रेतागण जो कि पूर्व में जमीन बेच चुके हैं, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी, अपील याचिका लगा दी। और इस अपील याचिका में कलेक्टर भी पार्टी बने हुए। देखिए, कलेक्टर बने हुए पार्टी। क्या जमीन बेचने के बाद विक्रेता कब्जेदार माना जा सकता है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जब दिनांक 18/12/2014 को अपील स्वीकार हुई विक्रेताओं की, क्रेताओं की नहीं, विक्रेताओं की, तो उसमें वो कह रहे हैं कि अपीलांट हैज अ पोजेशन ऑफ डिस्प्यूटेड लैंड, जबकि वो जमीन बेच चुके हैं, जबकि वो जमीन बेच चुके हैं विक्रेता बन के। और जिसको बेची है, जो क्रेता है, उसने उन भूमि सर्वे नंबरों पर कॉलोनी काटने का लाइसेंस भी ले लिया। और लाइसेंस ही नहीं ले लिया, उसने कॉलोनी भी काट दी और विक्रय कर दी। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जब कलेक्टर को नोटिस दिया तो उसका देखिए हर्ष, क्या जवाब दिया होगा? क्या कलेक्टर ने विक्रेता को कब्जेदार माना होगा? क्या जवाब दिया होगा? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। न्यायालय को गुमराह करते हुए क्या जवाब दिया होगा? और यह है क्रेता, इन्होंने रजिस्ट्री भी कराई और रजिस्ट्री कराने के साथ इन सर्वे नंबरों को उन्होंने खुद बोला कि मैं खुद अवैध तरीके से भूमि का विकास करता हूं और शपथ पत्र देते हैं वो। अब देखिए, जो हाईकोर्ट में गए थे अपीलकर्ता, उन्होंने 3 अगस्त 2010 को भूमि बेच दी। 3 अगस्त 2010 को वो जमीन बेच चुके हैं। जब जमीन बिक चुकी है तो वो उच्च न्यायालय में कब्जेदार कैसे हो सकते हैं, जबकि वहां पर बेचने के बाद, और देखिए उन्होंने कूट रचना से जमीन बेची और उसके बाद देखिए संशोधन विलेख भी असंवैधानिक तरीके से हुआ, राजस्व बचा के हुआ। और विडंबना है कि बेचने के बाद ये क्रेता है, इसको ये बेच चुके थे, उसके बाद क्रेता भूमि भी बेच रहा है। ये देखिए, तहसीलदार ने उसके नाम पे नामांतरण भी कर रखा है और वो इन सर्वे नंबरों पे बेच भी रहा है सर। इधर तो कलेक्टर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को गुमराह कर विक्रेता को कब्जेदार बता रहा है, और इधर तहसीलदार जिसने विवादास्पद जमीन खरीदी खुद ने,
क्रेता ने, तहसीलदार ने उसके पक्ष में नामांतरण भी कर दिया और वो जमीन भी बेच रहा है, तो तहसीलदार का जो कब्जेदार है वो क्रेता और कलेक्टर का जो कब्जेदार है वो विक्रेता। तो उन्हीं सर्वे नंबरों की भूमि पर न्यायालयीन धोखाधड़ी कर, एक न्यायालय में तो वो कहता है कि साहब कब्जेदार में हूं, क्रेता कहता है, और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में विक्रेता कहता है कब्जेदार में हूं। तो दोनों मिलकर धोखाधड़ी कर रहे हैं और जमीन बिकवा रहे हैं। कलेक्टर नीमच और तहसीलदार दोनों मिलकर क्रेता के साइलेंट पार्टनर बनकर जमीन बिकवा रहे हैं।